चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीएस बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक होगा सेल डिवीजन। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स को हम पढ़ चुके हैं, किस ऑर्गेनल का क्या काम होता है, कौन कैसे काम करता है, किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, सेल डिवीजन, या फिर इसको हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन। अभी क्या करेगी, सेल अपने आप को डिवाइड करती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोशिका विभाजन क्या है, तो एक सेल का दो पार्ट में टूट जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, यही सारी चीजें होती हैं। और कोई क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं। ठीक है, अब वो जब सेल डिवाइड करेगी तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, है ना, सीधी सी बात है। दोनों पार्ट में वो जब डिवाइड कर रही है अपने आप को, दोनों में न्यूक्लियस चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट था तो इसमें भी चाहिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसमें भी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें जो जो एक सेल के पास थी, तो ये मदर सेल हो गई। ठीक है, ये कौन सी सेल हो गई, ये मदर सेल हो गई, मात्र कोशिका। और ये कौन सी हो गई, डॉटर सेल हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई, डॉटर सेल हो गई। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की, तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पर अगर जाएंगे तो कोशिका विभाजन के बारे में जो स्टडी की थी वो किसने की थी, विर्चो ने की थी। किसने की थी, विर्चो। ठीक है, किसने की, विर्चो ने की थी। विर्चो ने बताया था कि भाई यही बात जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मदर सेल है और उसकी क्या है, डॉटर सेल है। विर्चो ने यही बात बताई थी कि हर एक नई सेल को बनाने के लिए एक संतति यानी कि डॉटर सेल, संतति कोशिका को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए कोई मदर सेल काम करती ही करती है। ठीक है, तो वो चीज वो बताते हैं कि कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से भी आके कुछ भी नया बन गया, तो कहीं ना कहीं मदर सेल उसके लिए जिम्मेदार होगी। जो चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सेल से दो सेल्स का बन जाना। क्लियर है बात, ठीक है, विर्चो नाम याद रखिए। अब बात करते हैं सेल डिवीजन होता कैसे, समझिएगा। जब हमने कहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केंद्रक प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना, अनुवांशिकी पदार्थ होगा। अनुवांशिकी पदार्थ है तो फिर वो अनुवांशिकी पदार्थ क्या होगा, डीएनए। ठीक, मैंने आपसे बताया था कि डीएनए की एक डीएनए की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी क्या बनाता है, कॉपी बनाता है, यानी कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी डीएनए की क्या हो जाना, कॉपी हो जाना। ठीक है, चलिए, अब जब ये कॉपी होगी तो क्या ये सेल डिवीजन के दौरान होगी, है ना, भाई जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो सेल डिवीजन के दौरान ये तो होगी। ठीक है, गलत, सेल डिवीजन से पहले होती, क्योंकि जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में जाती है तो उससे पहले वो एक ऐसी फेज में होती है जहां पर डिवीजन से पहले सारी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, और उस फेज को कहा जाता है इंटरफेज। क्या कहा जाता है, इंटरफेज कहा जाता है। ठीक है, एक इंटरफेज होगी और दूसरी क्या होगी, एम फेज होगी। इसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज और इसको कहते हैं डिवाइडिंग फेज।
ठीक है, यहाँ पे विभाजन नहीं होगा, यहाँ पे विभाजन होगा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा सेल साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटरफेज की, तो इसमें आपकी कौन कौन सी फेजेस आएंगी, G1 फेज आती है, नोट करते चलिएगा, S फेज आती है और G2 फेज आती है, ये सीरियल है। ठीक, ये तीन फेजेस किसकी हो गई, ये तीन फेजेस हो गई इंटरफेज। ठीक है, ये तीन फेज किसकी हो गई, इंटरफेज। G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज में का मतलब होता है कि जो आपकी सेल है उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र मैंने बताया था किस तरह से बनते हैं, डीएनए को जब फोल्ड करते हैं तो फिर किसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। यही क्रोमोसोम अपनी एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, पूरे के पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैल जाते हैं। ठीक है, एस फेज हमने बताया डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन भी क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि डीएनए किस पर बाइंड है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। जब कॉपी चाहिए एक डीएनए की तो हिस्टोन प्रोटीन भी तो चाहिए, है ना। तो वो प्रोटीन का जो संश्लेषण है, सिंथेसाइजेशन है, वो यहीं पर होता है, कहाँ पर, एस फेज में। ये सारा काम कहाँ होगा, एस फेज में होता है। ठीक है, ठीक, तो ये कहाँ पे हुआ सारा काम, एस फेज में हुआ। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, हिस्टोन, जिसका क्या काम होता है, हिस्टोन का डीएनए को क्या करवाना, फोल्ड करवाना। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि डीएनए को फोल्ड करवाने में किस प्रोटीन का काम होता है, वो किसका होता है, हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है। ठीक, उसके बाद आती है G2 फेज। देखो, एक हो गई प्रिपरेटरी फेज, जहां पे क्या हुई, प्रिपरेशन हुई। G1 फेज में क्या हुआ, सारे क्रोमोसोम बिखर गए। ठीक है, एस फेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम से जो डीएनए निकला उसका संश्लेषण हुआ, उसका रेप्लिकेशन हुआ और उसकी कॉपी बनी। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, अब इसको जरा ऐसे समझिएगा कि आप मान लीजिए आपको एक काम दे दिया जाए किसी के ऑब्जर्वेशन में, है ना, तो आप क्या करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे ना। उस काम को करने से पहले आप पहले ये छानबीन करेंगे कि ये काम होगा कैसे, है ना, यही करेंगे ना आप, पहले उस पूरा काम को क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, है ना। G1 फेज में भी तो यही हुआ था। फिर आप उस काम को अंजाम देते हैं, आपने उस काम को पूरा कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन जो आपसे ऊपर है वो तो एक बार नेक्स्ट लेवल पे उसको भेजने से पहले ये चीज चेक करेगा ना कि मैं इसे दूसरी सेल में भेजूं या ना भेजूं, है ना। उससे पहले वो क्या करता है, वो चेक करता है सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो G2 फेज में यही होता है कि एक तो ये क्या करेगा, ये चीजें चेक करता है कि डीएनए पूरी तरह से रेप्लिकेट होकर हमारे पास आया कि नहीं आया, आया तो ठीक है, वरना तो उसे वहीं के वहीं रोक देता है। दूसरी चीज आती है सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग, है ना। हमने पहले ही ये कहा था कि कोशिकांग भी तो डिवाइड होंगे। तो कोशिकांग किस फेज में डिवाइड होंगे, वो आपके G2 फेज में डिवाइड होते हैं। इसके आगे लिख लीजिएगा कोशिकांग। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा कोशिकांग। कोशिकांग से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, कोशिकांग अपने आप को डिवाइड करना शुरू करते। क्लियर है बात भाई, जब दो सेल के अंदर जाना है तो काम तो पूरा चाहिए ना एक सेल का, है ना, एक वो पूरी तरह से नई सेल बनेगी। ठीक, तो ये आपकी हो गई कौन सी, इंटरफेज। ठीक है, ये कौन सी हुई, इंटरफेज हुई। उसके बाद हम बात करते हैं एम फेज। एम फेज हमने कैसी बताई है, डिवाइडिंग फेज है, यहाँ पे विभाजन होगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक, तो एम फेज में क्या होती है, अलग अलग अवस्थाएं आ जाती है। ठीक है, एम फेज में अवस्था आ गई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये चार अवस्थाएं किसमें आती हैं, एम फेज में आती है। ठीक, अब एम फेज की अगर मैं बात करूंगी तो ये होता है दो तरीके का। एम फेज कितने तरीके का हुआ, दो तरीके का। एक होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और एक होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस के नीचे लिखेंगे वाल्थर फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, और मियोसिस के नीचे लिखेंगे फार्मर मुरे, फार्मर और मुरे। कौन है ये तीनों, ये वो हैं जिन्होंने माइटोसिस का नाम दिया और जिन्होंने मियोसिस का नाम दिया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं दो तरीके का है, दो तरीके का क्यों है भाई, माइटोसिस का क्या मतलब है और मियोसिस का क्या मतलब है। माइटोसिस का मतलब होता है कि जब एक सेल अपने आप को केवल दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और जब एक सेल अपने आप को चार पार्ट में, चार डॉटर सेल में डिवाइड करे तो उसे क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो वही के वही माइटोसिस जहां लिखा है उसी के नीचे आप बताएंगे कि एक सेल है कितने में डिवाइड हो गई, दो सेल्स, डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। एक सेल है कितने सेल्स पे जाके रुकेगी चार डॉटर सेल पे जाके रुकेगी। यानी कि अगर ये 2n है तो ये भी 2n, ये भी 2n, ये 2n, ये 2n, ये 2n, n n n n। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं और इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। जो भी आपकी प्लांट सेल होती हैं, जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, उन सभी में आपको माइटोसिस आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन की हम जब बात करते हैं कि वहां पे ओवम तैयार हुआ, आपका स्पर्म तैयार हुआ, ठीक है, दोनों में फ्यूजन होने के बाद एक नई डॉटर सेल बनी, तो वो जो नई डॉटर सेल बनती है वो किसकी वजह से बनती है, मियोसिस प्रोसेस की वजह से बनती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर दोनों के, मदर के भी और फादर सेल दोनों के आधे आधे गुण क्या होते हैं उसके अंदर आते हैं, और इसीलिए उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, माइक्रोब है जैसे अमीबा, अपनी सेल का क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगा, है ना, और एक स्टेज पे आके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हो गई एक सेल से दो सेल, है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। जब मियोसिस दो पार्ट में है, एक में यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो इसकी जो एम फेज की अवस्थाएं हैं वो भी डिवाइड होंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे प्रोफेज टू एनाफेज चल रही है, टीलोफेज चल रही है बात, तो वो फर्स्ट में आएगा। ठीक, फर्दर भी तो सेल ने डिवाइड किया ना, इंडिविजुअल बेस पे देखेंगे तो ये भी दो में टूटी और ये भी दो में टूटी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेज टू टीलोफेज जो कहानी होगी वो क्या कही जाएगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ठीक, नोट कीजिएगा। साइटोप्लाज्म यानी कि
कोशिका द्रव्य के डिवीजन को क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक, इसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्लियर है बात? अब जो हम कह रहे हैं कि भाई एक साइटोकाइनेसिस हो गया, एक कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज किस फेज में आनी चाहिए? साइटोकाइनेसिस में या कैरियोकाइनेसिस में? किस फेज में आनी चाहिए? कैरियोकाइनेसिस फेज में आनी चाहिए। ठीक है, इसके वो भाग आ जाते हैं कैरियोकाइनेसिस के। ये एम फेज को हम कर लेते हैं पूरा, और कैरियोकाइनेसिस में आ जाते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये इसके पार्ट में आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो माइटोसिस मियोसिस फेज है वो उसके पार्ट, कितने पार्ट में अपने आप को सेल ले जाके डिवाइड कर रही है, तो वो भी 4 में आ जाता है। एम फेज में 2 मेन फेज आ गई। ठीक है, एम फेज में ये आ जाता है, एक आपका साइटोकाइनेसिस और एक आपका कैरियोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद आपका क्या आता है? साइटोकाइनेसिस आता है। बात क्लियर है? ठीक है, विभाजन आपसे पूछा जाता है कितने तरीके का है, तो वो 2 तरीके का है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, पूछा जाता है कि किस हम कह सकते हैं कि किस श्रेणी में जाके, यानी कि कैसी श्रेणी है, पहले क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होगा? तो आप बता सकते हैं कि पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए पहले किसको करेंगे? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसके 4 भाग आ गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज का क्या मतलब? समझिएगा, सारा का सारा आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा एकदम। बस जब आप क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट प्रोसेस हो गया, फिर दूसरा प्रोसेस क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज का क्या मतलब होता है? प्रोफेज का मतलब होता है कि एक सेल है, ठीक है, हमने कहा कि जीवन फेज में वो क्या हो गई, उसके जो क्रोमोसोम्स थे वो सारे बिखर गए, है ना? किस में आ गए? वो धागे नुमा स्ट्रक्चर में आ गए। ठीक है, कैसे आ गए? वो धागे नुमा स्ट्रक्चर में आ गए। ठीक है, धागे नुमा स्ट्रक्चर में आए तो यहाँ पर नाम लिखिएगा स्पिंडल फाइबर, और दूसरा नाम लिखिएगा क्रोमेटिड्स, और तीसरा नाम लिखिएगा सेंट्रोमियर। ठीक है, ये 3 नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो किसकी हेल्प से होंगे? इसको कहेंगे सेंट्रियोल। क्या कहेंगे? सेंट्रियोल। ठीक है, जहां से आपके स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं। ठीक, तो सेंट्रियोल से बनेंगे। क्रोमेटिड्स क्या हो गए? ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है, इनको ही क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या हो गया? जब हम एक गुणसूत्र की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है? एक मिड पॉइंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, जिससे पूरे क्रोमोसोम की जो आर्म है वो जुड़ी हुई होती है, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा किस में रहता है? पेयर में रहता है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या हुआ? यही सारी कहानी, सेंट्रोमियर
बन जाता है ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि यहाँ पे एजेस नहीं पता हमें, है ना, हमें यहाँ पोल नहीं पता, न्यूक्लियस का पोल क्या है क्या नहीं है। ठीक, धीरे धीरे ये जो आपकी क्या है, ये सेल है, ये क्या होने लगती है, आउटर लेयर जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, खत्म होने लगती है, तभी तो स्पिंडल फाइबर आके अपना काम करेंगे। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर के साथ आके कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। ठीक है, किसको ढूंढ लेते हैं, जो उनके जैसा होता है, यहाँ पर अकेले पड़े हैं ना, तो जो उनके जैसा है, समजात गुणों वाला है, उसके साथ अपने आप को बाइंड करेंगे और कहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। ठीक है, यही पर सेंट्रोमियर जो आपका क्या है, सेंट्रियोल है, वो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देता है, दोनों तरफ से डिवीजन हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, हर एक क्रोमोसोम के साथ अपने आप को बाइंड करवा लेता है। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम के साथ क्या करेगा, अपने आप को बाइंड करवा लेता है। अब आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सेल का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम को लेके कहाँ आ जाएंगे, अपने अपने पोल पे आ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ बीच में आपकी इस तरह के ये तंतु रह जाते हैं, फाइबर्स रह जाते हैं। ठीक है, थोड़े से क्या रह गए, कण रह गए, फाइबर रह गए। टेलोफेज में क्या होगा, ये और बढ़ेगा, है ना, और यहाँ पर एक ये जो बीच में बचे हुए थे ना सारे कण, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट। क्या कहते हैं, सेल प्लेट। और यही सेल प्लेट क्या करती है, आपकी सेल वॉल का निर्माण करती है। ठीक है, दोनों सेल के लिए क्या करेगी, सेल वॉल का निर्माण करती है, जिसकी वजह से अपने अपने न्यूक्लियस को लेके दोनों सेल क्या हो जाती हैं, अलग हो पाती। क्लियर है, कोई डाउट। अब ये पूरी कहानी माइटोसिस की ऐसे ही चलती है। ठीक है, जब माइटोसिस हो गया, मियोसिस को होना है। ठीक, तो उसमें केवल सबसे लंबी फेज सबसे लंबी फेज पूछी जाती है कि जो सबसे लंबी फेज है सेल साइकिल की, सेल साइकिल में कितनी फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। कौन कौन सी, G1, S, G2 और M। ठीक है, तो उसमें सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, G1 की होती है, 10 से 12 घंटे की, 10 से 12 या 11 घंटे। ठीक है, इतना टाइम पीरियड इसका होता। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, यही आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी फेज किसकी है, G1 की होती है सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में नहीं, सेल साइकिल। ठीक है, सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूंगी तो मियोसिस, मैंने कहा ना मियोसिस 2 पार्ट में चलती है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट में क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा सेकंड में, सेम वही, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और आपका टेलोफेज सेकंड। ठीक, क्यों, क्योंकि एक बार तो क्या होगा, ये मियोसिस फर्स्ट है, ये क्या हो गई, मियोसिस फर्स्ट हो गई, और ये कौन सी हुई, मियोसिस सेकंड। इसीलिए इसको 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देगा, लेकिन कहानी सारी यही है, जो प्रोफेज में यहाँ होगा वही प्रोफेज में वहां होगा। लेकिन मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो काफी लंबी होती है, अपने आप को 5 पार्ट में ये सेल्फ डिवाइड करती है। ठीक, लिखिए, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, इसके पार्ट आ गए, कौन कौन से आ गए, लेप्टोटीन। ठीक है, दूसरा पैक्टीन,
लिखिए, लैप्टोटीन, पैक्टीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, हो गया। लैप्टोटीन में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे वो ऐसे ही सीधे सीधे अपने अपने उसके साथ क्या है, अकेले अकेले पड़े हुए थे। ठीक है, तो पूरा झुंड इन्होंने बना रखा था यहाँ पे। ठीक, ये क्या थे, यहाँ पर केवल पड़े हुए थे। दूसरे में क्या होगा, अब जाइगोटीन में क्या होगा, हमने कहा था ना कि किसकी सेंट्रोमियर बनना शुरू हो जाता है, ये सेंट्रोमियर बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करना शुरू करते हैं। साइड बाय साइड आपका जो क्या है, सेंट्रियोल है, जो क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, वो अपना डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो अपना डिवीजन क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कौन सी स्टेज आई, पैक्टीन। पैक्टीन का मतलब हो गया कि अपने अपने जोड़े के साथ जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, कुछ ओवरलैप करके रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या आ जाते हैं, अपने अपने पेयर में आ जाते हैं, एक एक सेंट्रोमियर के साथ। और धीरे धीरे जो आपका सेंट्रियोल है वो भी अपने अपने पोल पे आना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे कम ओवरलैपिंग हो रही थी, अब वो ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा हो जाती। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर क्रोमोसोम एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो क्या वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, आंसर होगा नहीं। ठीक है, वो अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करते हैं, उनके जो जीन है वो वही के वही रहेंगे जिस कैरेक्टर के लिए वो काम कर रहे हो, चाहे ओवरलैपिंग कितनी भी होती रहे। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों ही जो आपके सेंट्रियोल है वो क्या आ गए, अपने अपने पोल पे आ गए। आपका थर्ड आया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे किस पे आ जाते हैं, मिड पे आना शुरू कर देते हैं अपने अपने पेयर के साथ। ये मैं बार बार कह रही हूँ, अपना पेयर अपना पेयर। हमने कहा कि भाई पहले तो ये अकेले अकेले पड़े हुए हैं इस तरह से, है ना, पहले तो क्या है, ये अकेले अकेले पड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे, ये उसके साथ पेयर करते हैं जो बिल्कुल इनके ही जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं समजात गुणों वाले। ठीक है, तो ये अपने समजात गुणों वालों के साथ पेयर करते हैं और फिर अपने आप को उसके साथ क्या करवा लेते हैं, बाइंड करवा लेते हैं। इसीलिए ओवरलैपिंग का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डाइकाइनेसिस के बाद स्टेज आ जाती है कौन सी, मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आके अटैच करेंगे, है ना, क्रोमोसोम पे बीच में रहेंगे ना सारे। ठीक, और जो आपकी आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ताकि स्पिंडल फाइबर अपना काम कर सके। तो स्पिंडल फाइबर ने आके उनको क्या किया, अटैच कर लिया। एनाफेज में अपने अपने पोल पे आ गए। टीलोफेज में सेल प्लेट बन गई और फिर दोनों सेल अपने आप ही क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, पूछा जाता है सेल प्लेट का क्या काम है, अभी बताया था क्या काम है सेल प्लेट का, सेल वॉल बनाना, है ना। जब एक न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उसे कोई प्रोटेक्शन लेयर तो चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करती है, सेल वॉल, उसको क्या करती है, सेल वॉल का डेवलपमेंट शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट साइटोकाइनेसिस। में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और जैसे ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना।
सेल प्लेट बन चुकी है, इधर ये न्यूक्लियस का सरफेस एरिया बढ़ा तो साइटोप्लाज्म का बढ़ा, और उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल आधे आधे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और दो सेल बिल्कुल अपने अपने साइटोप्लाज्म अपने अपने न्यूक्लियस के साथ अलग हो जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो। इसके जो नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, टू द पॉइंट, जैसे मैंने एक एक पॉइंट को लिख के बताया, ठीक है ना, उसी तरह से। ठीक, दूसरी बात ये है कि नोटिफिकेशन तो अब आने ही वाला है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि अब जैसे ही आप ये कौन सा वाला, जुलाई के बाद, है ना, जुलाई के बाद आपके नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, तो तब तक अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसा नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत उसके लिए तैयार, ठीक है ना। ऐसा लगता है ना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तभी हम कोचिंग जाएंगे या तभी हम गाइडेंस लेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात। वो एक फॉर्मेलिटी होती है, आप उस फॉर्मेलिटी को 1.5 महीने तक निभाएंगे, आपका पेपर नहीं निकलने वाला। लेकिन जिस चीज को आप रेगुलरिटी में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रिवाइज कर रहे हैं साथ के साथ, तो वो चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहेगी। 1.5 महीने का समय तो आपका फॉर्म भरने में और आपका करेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो कोशिश जो आप कर रहे हैं वो जरूर आपकी सफल होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।